नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ऑलरेडी कि टॉप सेक्टर फंड्स जो आपके लिए सही रहेंगे अभी ख़रीदने के लिए, जो कि बजट बेस्ड हैं। अब बजट से पहले हम बहुत सारे सेक्टर्स भी डिस्कस करे थे, म्यूचुअल फंड्स भी डिस्कस करे थे, क्या सही है। हम बस एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, गवर्नमेंट ये सब चीज़ें बजट में बात करेंगी और उस हिसाब से आपको कौन से सेक्टर्स चुनने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब बजट आ गया है, अब तो पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि गवर्नमेंट का फोकस कहाँ रहने वाला है, कौन से टॉपिक्स बजट में बात हुए, क्या क्या चीज़ों के बारे में बात हुई, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये बजट के ऊपर नहीं है, सो मैं डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ हर पॉइंट के ऊपर। लेकिन बजट में जो बातें हुई उससे रिलेटेड कौन से म्यूचुअल फंड्स आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चलेंगे और आपके काम आएंगे, उन सारे म्यूचुअल फंड्स की हम बातें जो हैं इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो आपने बजट की हाइलाइट्स तो सुनी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करी होगी वो ये है कि आपका जो STCG है वो बढ़ गया है, 15 से 20 हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपका वो बढ़ गया है, 10% से 12.5% हो गया है। एंड आपका STT जो है FNO पे वो भी बढ़ गया है। सो जो इतने सारे टैक्सेस बढ़ चुके हैं, तो इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार अब मुझे कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जहाँ एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिले, क्योंकि अगर मैंने ग्रोथ नहीं कमाई, अच्छे पैसे नहीं कमाए, तो मुझे टैक्स तो बढ़ चुका है पर मेरी ग्रोथ स्टैग्नेंट ना रह जाए, वरना आपके हाथ में जो है कुछ भी नहीं आएगा। सो पहले आप या मैं, कोई भी इन्वेस्टर जो था वो स्पेकुलेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा था कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। पर अब क्योंकि हमें क्लैरिटी मिल गई है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का जो प्रमोशन है या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो कहाँ रहने वाला है, तो क्यों ना हम वैसे ही म्यूचुअल फंड्स लें एंड उनमें ग्रोथ कमाएं, ताकि जो आगे चल के बड़े हमारे जो टैक्सेस हैं जो अभी ही बढ़ चुके हैं इस बजट में और आगे चल के और अगर बढ़ेंगे तो हम उन सबको ईज़िली पे कर दें। अगर हमारा पैसा 3-4 गुना और मल्टीपल टाइम्स जब होगा तो हमें टैक्स देने में कोई भी मुश्किल जो है वो नहीं होगी। सो एज एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हम डायरेक्टली टॉपिक पे अब कूद जाएंगे और सीधा अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बातें हुई एंड उससे रिलेटेड हमें कौन से म्यूचुअल फंड जो है उन पे खास ध्यान देना चाहिए। सो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट आपको बस रीड आउट कर देती हूँ कि जो बजट है उसमें कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो उनको कवर किया गया। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर पे जो है गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। सो गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडिया है ये जो है ये हमारी कंट्री जो है डेमोग्राफिकली बहुत ही यंग कंट्री है, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारी कंट्री को उनकी स्किल इम्प्रूव हो और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इस पे चर्चा हुई थी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगेन सिमिलर टॉपिक। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इस पे भी बात हुई है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, इस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली हूँ। उसके बाद सपोर्ट टू MSMEs, देन अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी टॉपिक है, एनर्जी सेक्टर पे भी ध्यान देने बोल रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया इन द बजट। अब कौन से म्यूचुअल फंड जो हैं हमें कंसिडर करने चाहिए, और ये जो बातें हुई हैं जो मैंने स्टार मार्क कर दी हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या क्या कंपनी जो है इसके अंदर आती हैं, थोड़ी सी इस पर ध्यान दे देते हैं। सो अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, इस पे गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रेस था। सो एक म्यूचुअल फंड, एक एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड आप आज ख़रीदने बैठ जाएं, ऐसी कोई भी जल्दी नहीं है। बस आपको मैं एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए दे रही हूँ कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ तो इंडिया जो है ग्रो तभी करेगा जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसी के चलते कौन सा म्यूचुअल फंड पे हमें ध्यान देना चाहिए, HDFC मैन्युफैक्चरिंग
फंड। सो HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड ऐसा चुनना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होने वाला है। अब इस म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनीज़ या कौन से सेक्टर्स जो हैं वो आते हैं, तो इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि यहाँ पे आपको पावर सेक्टर की कंपनीज देखने मिलेंगी, आपको बैंक्स देखने मिलेंगे। अब भाई पावर सेक्टर, पावर पे ही ध्यान दिया जा रहा है, न्यूज़ में देखें या बजट में देखें, कहीं भी देखें पावर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली एक सेक्टर है। सो उनकी कंपनीज आती है। बैंक्स, अगर कंट्री के बैंक्स नहीं ग्रो करेंगे, बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो अगेन कंट्री कैसे अच्छा करेगी। तो फाइनेंशियल सेक्टर भी यहाँ पे आ चुका है। सीमेंट इज़ अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ज़रूरत पड़ती है डेवलपमेंट करने के लिए। फार्मा की कंपनीज़ मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की कंपनीज़ मिलेंगी आपको, रेलवे एंड डिफेंस जैसे स्टॉक्स भी आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने मिलेंगे। सो अगर मैं आपको एक बेसिक बात बताऊँ ना, हम जनरली एक ऐसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो, हर जगह हर सेक्टर इन्वॉल्व हो, ताकि हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए। एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, कोई बात नहीं, कोई और सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो अपने इंटरनली ही बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड होते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ जो स्टॉक्स बताए, यहाँ पावर आया, यहाँ बैंक्स आए, यहाँ पे सीमेंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज आई, यहाँ पे डिफेंस आ गया, रेलवे आ गया। तो ऑल एंड ऑल जो भी चीज़ें, जो भी स्टॉक्स हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना, वो इस म्यूचुअल फंड में अकेले आपको देखने मिलेंगे। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इंटरनली बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। यहाँ मुझे HDFC, क्वांट, निपॉन ऐसे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यार मैं स्मॉल लूँ या मिड लूँ या HDFC लूँ या निपॉन लूँ। ज़्यादा दिमाग अगर आपको नहीं लगाना, तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रह सकता है कि इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स आपको मिल जाएंगी एंड आपका रिस्क जो है वो हेज होके चलेगा। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी सेक्टर। सो गवर्नमेंट का बहुत कंसंट्रेशन एनर्जी पे भी है। अब एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी म्यूचुअल फंड्स मैंने बहुत सारे SBI का आपको बता दिया है, ICICI का बता दिया है, बट अगर आपको कोई और अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में एनर्जी मतलब क्या, कौन सी टाइप की एनर्जी। सो बहुत सारी एनर्जीज़ की यहाँ बात होती है। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, विंड एनर्जी, वाटर बेस्ड एनर्जी क्रिएशन, बायोमास, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सारे टाइप की जितनी भी कंपनीज़ इन चीज़ों से डील करती हैं, वो सारी कंपनीज जो है ना, वो इस अकेले म्यूचुअल फंड में आ जाएंगी। सो अगर आप एनर्जी से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। कुछ ही गिने चुने म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड दिखेंगे। मगर और इसमें एक और थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है ना। एनर्जी पे जब भी आप जाएंगे, सो ये क्या है, एक थीम है ना। गवर्नमेंट का आज फोकस है, चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कल को फोकस नहीं करेगी तो ये रुक जाएंगे। एवरग्रीन सेक्टर नहीं है। मगर मुझे तो डिस्कशंस या बजट या जितने भी आजकल चर्चाएं चल रही है, उससे यही लग रहा है कि अब जो हमारी कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है शिफ्ट कर रहा है। हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल पे या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे, वो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से कम हो एंड नेट ज़ीरो जो है इंडिया किसी टाइम पे बने, ताकि हमें जो है कहीं बाहर से कुछ ख़रीदना ना पड़े, ऑयल की इंपोर्ट बंद हो जाए और हम जितनी भी पावर जनरेशन है या जो भी है एनर्जी का जो हमारी ज़रूरत है वो अपनी कंट्री से ही ईज़िली हो जाए। सो इस सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस है। कुछ गिन चुन के म्यूचुअल फंड्स हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आपको किस कंपनी का अच्छा लगता है। एंड एनर्जी पे भी छोटी डिस्कशन कर दी है मैंने, मगर आप ध्यान रखें कि यहाँ अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, ये सब कुछ एनर्जी रिलेटेड ही है। यहाँ आपको बैंक नहीं दिखेंगे, यहाँ आपको रेलवे डिफेंस नहीं मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा वो सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड ही मिलेगा। वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड में आपको हर सेक्टर का कोई कंपनी आपको ईजिली दिखने मिलेगी। सो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है। और क्योंकि ये एक थीम है, बिकॉज इट्स अ थीम, इट इज़ रिस्की ऑल्सो। और क्योंकि इसमें रिस्क है, तो आप प्लीज़ एक बात का ध्यान रखें कि जब आप एनर्जी
का म्यूचुअल फंड लें। इनफैक्ट आप कोई भी थीम अगर उठाते हैं, आपको पता ही अब थीम्स क्या है, PSU थीम है, एनर्जी थीम है, ये सारे थीम्स हैं क्योंकि ये थीम है, ये थीमैटिक फंड है। तो थीमैटिक फंड्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत रिस्की हैं, और क्योंकि रिस्की हैं आपको ध्यान में रखना है कि ये आप 5 से 10% से ज़्यादा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को इसके लिए ना रखें। मैक्सिमम 5 to 10%, इससे ज़्यादा आप ना दें, क्योंकि बाकी जो कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो एवरग्रीन है, चलने ही चलने हैं। बैंक के बिना कुछ नहीं हो सकता है ना, IT के बिना कुछ नहीं हो सकता। मगर आप एनर्जी जो है वो होपफुली चलेगा, और ग्रोथ आएगी तो इनसे बेहतर ग्रोथ कहीं नहीं आएगी। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्की बहुत हैं, जितनी जल्दी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उससे भी तेज़ी से ये गिर सकते हैं। कंपनी जो है वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट भी लगाती हैं। आपको एक कंपनी का नाम बताती हूँ, वारी, जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है करंटली अभी लोअर सर्किट में चल रहा है। सो अगर ऐसी ऐसी कंपनीज़ रहेंगी तो फिर खतरा भी रहता है। सो अगेन, पैसा 100-200 गुना बन सकता है, मगर गिरने पे आता है तो आपका पूरी जेब भी खाली कर सकता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस सेक्टर को उड़ा दें, इससे बहुत दूर हैं। अगेन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जो रिस्क एपेटाइट है वो कितना है। सो इससे ज़्यादा मत रखना, ताकि अगर आप 5 to 10% रहे, आपको ग्रोथ का बेनिफिट मिले, और ग्रोथ मिल गई और रिस्क भी आपका हेज होके चला। ओके, देन हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, एक म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया। अगेन अ डिस्क्लेमर, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा जो ये कंपनी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा। अगेन ये एग्जांपल पर्पज़ के लिए, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोई और म्यूचुअल फंड पसंद आता है, आपकी खुद की रिसर्च से या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने आपको रेकमेंड किया है, तो उस हिसाब से आप वो चुन सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए आपको दे रही हूँ कि ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक म्यूचुअल फंड निकाला है। इसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनीज़ होंगी वो आपको देखने मिलेंगी। नाम ही इसका पावर है, इंफ्रा है, तो वैसे वैसे सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनीज आपको देखने मिल जाएगी। अगेन डिस्क्लेमर, ये थीमैटिक फंड है। पावर सेक्टर पे आज फोकस हो रहा है। पावर की डिमांड तो आगे चल के बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले इंसान कितनी हम्बल लिविंग करता था। एक लाइट बल्ब जानता था और आपकी गाड़ी जानती थी और एक छोटा सा टीवी जानता था। मगर अब लोगों को AC भी चाहिए, लोगों के पास माइक्रोवेव्स हैं, इंडक्शंस हैं। एनर्जी इज़ द की नाउ। डिमांड तो बढ़नी ही है, सो आगे चल के अच्छा ही करेंगे। दैट इज़ वाई लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और लोगों का पैसा बन भी रहा है। मगर अगेन रिस्की है। सो आपने ये बात अगर ध्यान में रख ली, अगर आपने अपना एसेट एलोकेशन ढंग से किया, सारा पैसा इसमें नहीं डाल दिया कि अगर ये डूब गया तो कंगाल भी हो सकते हैं लोग। सो इसीलिए हर जगह आपने रिस्क अगर आप संभाल के चलेंगे, आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। थोड़े लंबे टाइम में मिले, लेकिन मिलना ही मिलना है। सो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके, सो यही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। जनरली तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हम इन्वेस्टर हैं यार, हमें म्यूचुअल फंड से मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानें जो इन सेक्टर से जुड़ा है, जो हमारे पैसे बनाने में मदद कर सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। मैं यही आपके सामने लाना चाहती थी कि बजट से जुड़े कौन से सेक्टर्स एंड उन सेक्टर से जुड़े कौन से म्यूचुअल फंड जो आपके काम में आ सकते हैं, आपको अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करके दे सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।